नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस खास शो में आपका स्वागत है। आमतौर पे मैं इतिहास की बात करता हूँ। आज बात उमर खालिद की। काफी पहले मैंने ट्विटर पे लिख दिया था, उमर खालिद मेरा भाई है। उसको लेके मुझे ट्रोल किया जाता है अक्सर उसका स्क्रीनशॉट अभी भी घूमता रहता है। मैं उस गुनाह को दोहरा रहा हूँ, वीडियो में सबके सामने कह रहा हूँ, उमर खालिद मेरा भाई है। जिसको जितना ट्रोल करना हो उतना ट्रोल कर ले। आज बात उसी पर होगी, उसके केस पर होगी, उसे क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है इस सवाल पर होगी, और इस बात पर होगी कि इस देश में किन किन चीजों को गुनाह बना दिया गया। अपने एक लेख में, जेल से लिखे एक लेख में उमर खालिद लिखते हैं कि कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि इस गहरी अंधेरी सुरंग में कोई रोशनी है या फिर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं अंत के करीब हूं या आधे रास्ते पहुंचा हूं, या ये सब कुछ बस अभी शुरू ही हुआ है। 1000 दिन, तकरीबन 3 साल उमर खालिद को लगातार जेल में रखा गया है। लगातार, कभी एक जगह से बेल हो जाती है, दूसरी जगह से खारिज हो जाती है, ढेर सारे केसेस लाद दिए गए हैं। एक केस में बेल मिलती है, दूसरे में खारिज हो जाती है। कभी उम्मीद जगती है, कभी उम्मीद खत्म हो जाती है। अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है और तकरीबन 3 साल जेल में रखा गया। और इन 3 सालों में हमने लगातार देखा है किस तरह देश में अलग अलग जगहों पर हेट स्पीचेस दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर बात कही, सब कुछ हुआ, लेकिन ये हेट स्पीच देने वाले लोग लगातार बाहर हैं, अपनी मर्जी की गंदगी फैला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने वो वीडियोस देखे, हमने वो पोस्टर्स देखे जहां अल्पसंख्यकों के एक वर्ग की हत्या का आह्वान किया गया। एक चैनल है जो खुद को न्यूज चैनल कहता है, जो इतने फेक न्यूज फैला चुका है कि उसको फेक न्यूज चैनल कहना बेहतर होगा। हमने देखा कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उमर खालिद, जेएनयू का रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर उमर खालिद कहा जाना चाहिए, वो जेल में है। गुनाह क्या है उसका? गुनाह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको सीए हम कहते हैं, 2019 में भारत सरकार सीए लेकर आई थी, उसकी मुखालफत करना है। हम सब जानते हैं कि उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे और उमर खालिद को 18 और लोगों के साथ, जो जिसमें से ज्यादातर रेजिडेंट्स थे और एक्टिविस्ट थे, उनको गिरफ्तार किया गया था इन चार्जेज पर कि वो दंगों का मास्टरमाइंड है। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं उन लेखकों में से नहीं हूं, पत्रकार तो मैं हूं नहीं। बहुत सारे लोग पत्रकार कहते हैं, पत्रकार मैं जीवन में कभी नहीं रहा। मैंने कभी किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में, किसी ऐसी वेबसाइट में नौकरी नहीं की, पत्रकारिता नहीं की। मैं लेखक हूं और लेखक होने के नाते मेरी जो थोड़ी बहुत विशेषज्ञता है वो इतिहास को लेकर है, वर्तमान राजनीति समझ में आती है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट तो मैं कतई नहीं हूं और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दुनिया में हर चीज के एक्सपर्ट होते हैं। खासतौर पे हमारे गोदी मीडिया में बैठे हुए एंकर्स, जिनको लगता है कि दुनिया में सारी चीजें उन्हें पता है, दुनिया के किसी भी इशू पर वो बहस कर सकते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं। इसलिए खालिद के केस पर जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरे अपने इमोशंस, मेरी अपनी समझ पर आधारित हैं। और लाइव ला करके जो वेबसाइट है, जिसको लीगल मामलों की वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट माना जाता है, उस पर जो चीजें आई हैं उनके सहारे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो मैं कह ये रहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए जो था, उसके खिलाफ जो एंटी सीए मूवमेंट चला था, उसमें उमर खालिद ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसके पहले भी जेएनयू में उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, जब टुकड़े टुकड़े होंगे वाला नारा लगा था, उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो उसमें शामिल है, गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला था और फाइनली उसको, कन्हैया को और बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया था। लेकिन इस बार दंगों का आरोपी बताकर उसे गिरफ्तार किया गया। एक और आरोप था कि भारत सरकार को वो, क्या कहा जाए, उसके घुटनों पर झुकाना चाहता है। अगर अंग्रेजी का शब्द उपयोग करें तो जो चार्जेस थे उनको ऐसे कह सकते हैं कि इंस्टिगेट कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे भड़काना, ब्रिंगिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इट्स नीज
एंड स्टॉप द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी एनआरसी जो निकल रहा था उसको रोकने की कोशिश करना, ये उसके ऊपर बेसिक चार्जेज लगाए गए। FIR 59 जो हुई थी, 751 FIR 751 FIR हुई थी, उसमें जो FIR 59 थी वो इनसे संबंधित थी, उमर खालिद से संबंधित थी। इन दंगों के बारे में एक मजेदार बात, मजेदार तो क्या है, दर्दनाक भी हो सकती है, आप कहां खड़े होकर देखते हैं उस पर डिपेंड करती है, वो ये थी कि इसमें 53 लोग मारे गए थे, 53 लोग मारे गए थे, जिसमें से 2/3 जो लोग थे, 2/3 थे, वो मुसलमान थे। लेकिन इन दंगों का आरोप, इन दंगों को करने का जो आरोप लगा था 18 लोगों पे लगा था, उसमें से 16 मुस्लिम्स थे। यानी ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने ही दंगा प्लान किया और खुद को ही मार लिया। उनमें से एक उमर खालिद भी था, खालिद सैफी हैं, और भी बहुत सारे लोग थे, उन्हीं में से एक उमर खालिद था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। Unlawful Activities Prevention Act 1967, 25 sections of Indian Penal Code 1860, 2 sections of Prevention of Damage of Public Property Act 1984 and 2 sections of Arms Act 1959, यानी 1860, 1984 और 1959 के और 1967 का जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट था, इन सब के तहत उमर खालिद पर मुकदमा दर्ज किया गया। कई बार ऐसा लगता है कि उमर खालिद जैसे युवा मुसलमानों का वो चेहरा बन गया था जो दमन के खिलाफ लगातार बात कर रहा था, और ऐसा लगता है कि व्यवस्था किसी भी तरह से उसको चुप कराना चाहती थी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि खालिद ने सीए और एनआरसी का विरोध किया था, लेकिन खालिद अकेला नहीं था, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमान ही विरोध कर रहे थे। देश भर के नागरिकों ने, देश भर में जो लोग सांप्रदायिक अभी नहीं हुए हैं, जो लोग सेक्युलर हैं, जो लोग मानते हैं कि हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, उन सब लोगों ने एंटी सीए मूवमेंट में किसी न किसी तरह से हिस्सा लिया था, जिसमें मैं खुद शामिल हूं। मैं खुद सीए के खिलाफ था और हूं। लेकिन उमर खालिद, जैसा मैंने बताया कि शायद ऐसा लगता था कि वो चेहरा बन के उभरा था जो सरकार के खिलाफ युवा प्रतिरोध का चेहरा बन गया था, इसलिए शायद उसको दबाने की कोशिश की गई। याद होगा आपको कि इन दंगों के ठीक पहले कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को नारा लगाते हुए निकले थे। उनके ऊपर कहीं कोई मुकदमा नहीं लगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। यहां तक कि हास्यास्पद बातें की गई कि गोली मारो सालों में जो गोली है वो दवा की गोली की बात हो रही थी, यहां तक की बात हुई। खैर, इन सब का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी की है दिल्ली पुलिस को, लेकिन उस पर क्या होगा वो हम नहीं जानते। आखिरी जो बेल एप्लीकेशन डिनाई हुई है खालिद की, जिसको जस्टिस रजनीश भटनागर और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की बेंच ने, दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने खारिज किया है, उसमें वो क्या कहते हैं खारिज करते हुए, मैं सिर्फ पढ़ देता हूं, उसका मतलब आप निकाल लीजिएगा। उसमें वो कहते हैं, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ मुस्लिम रेजिडेंट्स ऑफ जेएनयू। यानी जेएनयू में अगर मुस्लिम लड़कों ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था तो उसका मेंबर होना अपराध हो गया। इसके अलावा वो कहते हैं कि ही पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मीटिंग्स एट जंतर मंतर, जंगपुरा ऑफिस, शाहीन बाग, सीलमपुर, जाफराबाद एंड इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट। ये सारी जो मीटिंग्स थी वो तो पब्लिक मीटिंग थी। क्या पब्लिक मीटिंग्स में भी शामिल होना अपराध हो गया? अब ये तो माननीय जज साहब ही बता पाएंगे। आरोप उसके ऊपर ये लगाया गया कि अमरावती में एक भाषण उसने दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर कुछ तोड़ फोड़ की बात थी। और किया क्या गया, जैसा कि हमेशा होता है, 20 मिनट का उसका भाषण था, उसमें से 42 सेकंड की एक 42 सेकंड्स की एक क्लिप निकाली गई और वो टाइम्स नाउ वगैरह पे चलाई गई। और मजेदार बात यह है कि पुलिस ने जब FIR दर्ज की तो वही 42 सेकंड की क्लिप लगाई। उसकी 20 मिनट का जो उसका भाषण था, जो उसकी स्पीच थी 20 मिनट की, वो तो खुद जो वकील उमर खालिद के लिए थे उन्होंने कोर्ट में पेश करके कहा कि ये 20 मिनट की स्पीच सुन लीजिए, क्या इसमें कोई वायलेंस भड़काने की बात है? वो 20 मिनट की स्पीच आपको आराम से मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो उसमें कहीं भी वायलेंस भड़काने की बात नहीं है। इसके अलावा एक आरोप लगा कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आरोप हैं, जैसे उसने जो दंगों में दूसरे सारे लोग एक्यूज थे उनको बहुत सारे फोन किए गए। इसमें कहीं ये कंपैरिजन नहीं किया गया कि पहले वो कितने फोन करता था, बाद में कितने फोन करता है। एक ग्रुप उस समय बना हुआ था सीएए के मूवमेंट को चलाने के लिए। ये कहा गया कि उसमें उसने बहुत सारे मैसेजेस किए, जबकि
बताया जाता है, जो एनालिसिस निकल के आती है कि लाखों मैसेजेज हैं उसमें से सिर्फ 4 मैसेज उमर ने किए हैं, और 4 मैसेज में 2 तो ऐसे हैं जिसमें गूगल लोकेशन बताई जा रही है। एक में ये कहा जा रहा है कि जामिया में जो आंदोलन चल रहा है उसको थोड़ा स्केल डाउन करना चाहिए, और एक में कहा जा रहा है कि जामिया के लोग स्केल डाउन करने को तैयार नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जामिया के लोग उसके नियंत्रण में नहीं थे। मजेदार बात यह है कि इसी यूएपीए केस में जो उसके को एक्यूज थे और कई सारे लोग, देवांगना कलिता और ऐसे बहुत सारे लोगों को बाकायदा इन्हीं जस्टिस मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भामरी ने जून 2021 में, जून 2021 में जमानत दे दी थी। और जमानत देते समय कहा था कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है जिससे ये लगे कि ये लोग किसी टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व थे या कोई टेररिस्ट एक्ट प्लान कर रहे थे। लेकिन जिस समय उमर खालिद की जमानत रद्द की गई, उस समय इस तर्क की जगह दूसरे तर्क दिए गए। पहले 2021 में जब बेल दिया गया था तो कहा गया, नो स्पेसिफिक आर पर्टिकुलराइज्ड एलिगेशन मच लेस एनी मटेरियल बियर आउट द एलिगेशन ऑफ इंसाइटिंग वायलेंस एंड कमिटिंग टेररिस्ट एक्ट। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक या खास जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुआ है, और हिंसा भड़काने था, टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कार्रवाई करने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन जब खालिद की बारी आई तो कहा गया कि चूंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था, चूंकि वो इनकलाबी सलाम, रिवोल्यूशनरी सैल्यूट, क्रांतिकारी इस्तकबाल ऐसे शब्द उपयोग कर रहा था, उसने कई सारे कॉल किए थे दंगों के बाद, या उसका नाम जो है वो बार बार अलग अलग भाषणों के संदर्भ में आया है, इस तरह की बातें की गई और उसकी बेल कैंसिल कर दी गई। यूएपीए का जो पूरा मामला है वो इतना ज्यादा जज केंद्रित है कि इसमें जज जैसे चाहे वैसे निर्णय ले सकते हैं, और शायद यही वजह रही कि बाकी लोगों को तो जमानत मिली, लेकिन खालिद सैफी, उमर खालिद, इन लोगों को लगातार जेल में रखा गया है। जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं, लाइवला, जिसके लेख से मैं ये सारी चीजें कोट कर रहा हूं, उसमें पुलिस का जो पूरा का पूरा केस है उसकी 10 समस्याएं बताई गई हैं कि 10 दिक्कतें उसके अंदर हैं। पहली बात तो यह कहा गया कि जैसे स्पीच की बात की जा रही है, जो 20 मिनट की स्पीच की दी जा रही है, वो 17 फरवरी 2020 को दी गई थी, जो दंगों के भड़कने से एक हफ्ते पहले थी। दंगे वहां नहीं भड़के, दंगे भड़के दिल्ली में। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये पूरी स्पीच कोर्ट में पेश करने की जगह 20 सेकंड 42 सेकंड की एक क्लिप जो एक खास मकसद से कुछ गोदी मीडिया के चैनल्स ने चलाई थी, उसी को वहां पर पेश कर दिया गया। यहां यह बताने की तो कोई जरूरत है ही नहीं कि रिपब्लिक टीवी और न्यूज 18 पर जब वो क्लिप चलाई गई तो उसको सबसे पहले सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने शेयर किया उनमें अमित मालवीय थे। अमित मालवीय के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है, काट के बयान चलाना, अमित मालवीय द्वारा उसको प्रमोट कराना, टाइम्स नाउ और न्यूज 18 जैसे चैनल्स पे उसको चलाया जाना, और पुलिस द्वारा पूरा भाषण सुनने की जगह उस 42 सेकंड की क्लिप को ही एविडेंस के रूप में पेश करना अपने आप में एक सवाल उठाता है। दूसरा जो सवाल लाइव ला पे उठाया गया है वो ये है कि 8 जनवरी की मीटिंग के बारे में झूठ बोला गया। असल में खजूरी खास मामले में, जिसमें खालिद को 15 अप्रैल 2021 को बेल मिल गई थी, उसमें एक आरोप लगाया गया था कि उसने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की उसके ऑफिस में, और वहीं पर ये जो पूरा प्लान था डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हिंसा फैलाने का, ये पूरा प्रोग्राम वहां पर बनाया गया। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जून 2020 में क्विंट ने इसको रिपोर्ट किया कि पहली बार 14 जनवरी को मीडिया में यह खबर आई कि ट्रंप भारत में आने वाले हैं। अब 14 जनवरी को खबर आई कि ट्रंप भारत में आने वाले हैं, मीटिंग कहा जा रहा है हुई 8 जनवरी को, और यहां तक कि वो किस डेट को आने वाले हैं ये 11 फरवरी को जाके फाइनल हुआ। तो 11 फरवरी को जिस ट्रंप की यात्रा का सब कुछ फाइनल होता है कि डेट क्या होगी, 14 जनवरी को उसका डिक्लेरेशन होता है, उसके बारे में 8 जनवरी की मीटिंग में ही साजिश हो गई। कहां से पता चला?
इन सवालों का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ मजेदार बात यह है कि 21 सितंबर को जो पहली एफआईआर पेश की गई थी उसमें 8 जनवरी की मीटिंग और ट्रंप का जो पूरा मामला है वो कहीं नहीं था। ये मामला बाद में डाला गया। इसके बाद तीसरा मामला जो बताया है लाइवला ने, वो ये बताया है कि जिनको विटनेस के रूप में पेश किया गया वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, उनके अपने बयान नहीं मिल रहे हैं। चौथा आरोप ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स को लेकर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही हैं वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि खालिद ने सर्जिल इमाम से कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसका नाम रखिए मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू, और ये किया गया 5 और 6 दिसंबर 5 और 6 दिसंबर 2019 को। लेकिन इसके समर्थन में पुलिस ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया। मजेदार बात यह है कि जो पूरा ग्रुप था उस ग्रुप में खालिद का कोई मैसेज नहीं था। जिस ग्रुप में यह कहा जा रहा है कि खालिद का मैसेज था जिसका उपयोग किया गया एंटी सीएए प्रोटेस्ट का, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि उसमें 4 मैसेजेस थे जिसमें 2 में गूगल लोकेशन थी। एक में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस चाहती है कि जामिया के जो स्टूडेंट्स मूवमेंट कर रहे हैं, जो वो साइट बनी हुई है वहां उसको स्केल डाउन किया जाए, और उसके अगले में ये था कि जामिया के स्टूडेंट जो है वो स्केल डाउन करने को तैयार नहीं है। यानी सीधी बात है कि उमर खालिद के हाथ में ये सारी चीजें नहीं थी। लाइवला का जो अगला पॉइंट है जो उनका कहना है कि इल्लीगैलिटी जिन चीजों को कहा जा रहा है, चाहे वो मीटिंग्स हो चाहे बाकी सारी चीजें हो, वो इलीगल नहीं थी। वो सामान्य तौर पे जिस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं देश में उस तरह का ही प्रोटेस्ट था। उसमें कुछ सीक्रेट नहीं था। जहां भी प्रोटेस्ट हुआ, जहां भी चक्का जाम हुआ, वो सब पहले से घोषणा की गई, उसके बाद हुआ। उसमें कोई छुपा हुआ कोई सीक्रेट मामला नहीं था। पुलिस जो उसमें से केस बनाने की कोशिश कर रही है उसके बारे में खालिद के वकील ने कोर्ट में पूछा, प्लीज टेल मी द क्रिमिनलिटी ऑन दिस पेज, बताइए इसमें आपराधिक क्या है। इसके अलावा लाइवला का कहना है कि इसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। इसमें खास तौर से वो सारी बातें हैं जो पहले मैं कर चुका हूं, यानी कि सीक्रेट मीटिंग्स हुई जिनमें भड़काया गया। इसमें एक ऐसी मीटिंग को सीक्रेट मीटिंग कहा जा रहा है जिसकी तस्वीर बाकायदा फेसबुक पर लगाई गई थी, और इतना ही नहीं, पुलिस ने जो उसकी तस्वीर यूज की है वो फेसबुक से लेके की है। तो फेसबुक पे जो तस्वीर लगी हो वो सीक्रेट कैसे हो सकती है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो जज साहब जिन्होंने निर्णय लिया है वही समझ सकते हैं। जिस तरह के विटनेस लाए गए हैं उसमें एक चाय बेचने वाले को विटनेस बनाया गया है, और उस चाय वाले का कहना है कि उसको दंगा भड़काने का जो पूरा प्लान था वो खालिद ने बताया था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर दंगा भड़काने का कोई प्लान होता तो क्या किसी अनजान चाय वाले को उमर खालिद अपना प्लान बताता। ऐसे ही मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप पढ़ सकते हैं। ढेर सारी इसमें बातें हैं, 10 पॉइंट्स में बहुत सारी बातें की गई हैं। एक हेडिंग ही है हाफ ट्रुथ्स, यानी आधे सच बोले गए। प्रोसिक्यूशन ने यह क्लेम किया कि खालिद जो है वो 5 जनवरी 2020 से लेके 22 फरवरी के 2020 के बीच में 6 ऐसे मैसेज करता है जिनसे ये साबित होता है कि वो प्रोटेस्ट साइट्स को रन कर रहा था, वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा था। मजेदार बात ये है कि ये मैसेज खालिद ने नहीं भेजे हैं, ये मैसेज खालिद को भेजे गए हैं, जिसमें दूसरा व्यक्ति लगातार अपना परिचय दे रहा है कि मैं फला हूं, और खालिद उन मैसेजेस को देखता भी नहीं है। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। और जब अगला आदमी परिचय दे रहा है इसका मतलब बहुत क्लियर है, वो व्यक्ति जानता था कि उमर खालिद उसे पहले से नहीं जानता है। तो एक अनजान आदमी अगर आपके मोबाइल पे 10 मैसेजेस कर दे तो वो आपका अपराध कैसे बन जाता है, ये समझना बहुत मुश्किल काम है। एक और पॉइंट है जिसको हेडिंग दिया गया है झूठ। इसमें वेबसाइट लिखती है कि in January 2022, Special Public Prosecutor Amit Prasad told the court that the anti-CAA protests were a facade of secularism, यानी सेकुलरिज्म का झूठा चेहरा थे, जिसमें गरीब इलाके, जाफराबाद का एग्जाम्पल दिया गया है कि सबसे गरीब जो मुस्लिम इलाके थे वहीं जानबूझकर प्रोटेस्ट किया गया। मजेदार बात यह है कि जाफराबाद के संदर्भ में 22 फरवरी 2022 और 24 फरवरी 2022 को जो FIR की गई हैं उसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं हुई है। 700 से ज्यादा जो FIRs की गई हैं उनमें जाफराबाद सिर्फ एक है, यानी 2 FIR जाफराबाद में है। 698 FIRs दूसरी जगहों पे हैं।
लेकिन जाफराबाद जो कि सबसे गरीब मुस्लिम इलाका है, उसको एग्जाम्पल बना के पेश किया गया। नीयत क्या है वो आप समझ सकते हैं। और एक और बात है कि दंगा भड़कने से बहुत पहले 25 फरवरी को ही जाफराबाद की जो प्रोटेस्ट साइट थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। एक तथ्य ये भी है कि जिस समय दिल्ली में दंगे हो रहे थे, खालिद वहां पर नहीं था। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि दंगों में कोई भूमिका वो नहीं निभा सकता था। ना तो कोई ऐसा सबूत मिला है जिसमें इन दंगों की प्लानिंग की बात हो, न ही उसके पास कोई हथियार मिला है या दंगा करने वाला कोई भी ऐसा सामान मिला है जो ये साबित कर सके कि वो दंगे में किसी भी तरह से भाग ले रहा था। मजेदार बात ये है कि पुलिस ने ये कहा कि चूंकि इनके पास कुछ नहीं मिला है, तो इससे ये साबित होता है कि ये इतने होशियार हैं कि उन्होंने चुपचाप सारा कुछ प्लान कर लिया। यानी पुलिस अगर आपके घर में घुस जाए और आपकी अलमारी से उसको सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए जो आपने बचा के रखे हैं या रोजमर्रा के खर्च के लिए हैं उतने ही मिले, कोई हथियार ना मिले, तो पुलिस ये कह सकती है कि चूंकि आपके पास कुछ नहीं मिला इसलिए आप अपराधी हैं। वेबसाइट ने इसके लिए बड़ा खूबसूरत सा एक वाक्य यूज किया है, द लैक ऑफ एविडेंस वाज प्रूफ ऑफ गिल्ट। यानी कोई सबूत ना होना ही अपराध हो गया। ये लीगल जितना मेरी समझ में आया मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। मैंने पहले भी कहा कि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं। सच ये है कि उमर खालिद से बहुत ज्यादा मेरी मुलाकातें भी नहीं हैं। एक कार्यक्रम हमने किया था जिसमें वो आए थे। इसके अलावा एक आध बार प्रोटेस्ट साइट्स वगैरह पे मुलाकात हुई है। एक बड़ी रोचक मुलाकात है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। शास्त्री भवन के सामने वो मिले, प्रेस क्लब से निकलते हुए चाय पी रहे थे, मैं भी वहां चाय पी रहा था। तो इधर उधर वो लगातार देख रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला ऑटो देख रहा हूं। तो मैंने कहा उमर तुम्हारा चेहरा इतनी जगहों पर आ चुका है, इतने पॉपुलर हो चुके हो, हमला हो चुका है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें डर नहीं लगता तुम ऑटो से जाओगे? तो बोला अरे अशोक भाई इसमें डरने वाली क्या बात है, जब जो होना होगा होगा, मैं तो ऐसे ही घूमता हूं। लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने जिद करके कैब करवाई। मैंने कहा नहीं कैब से जाओ, और वो हंसता हुआ कैब से लिया। जेएनयू में जब भूख हड़ताल चल रही थी मैं पहली बार उससे मिला था, तो भी कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि अकेले बैठकर तो कभी उससे मेरी बातचीत हुई नहीं है। लेकिन जिस तरह से संघर्षों में उसने खुद को साबित किया, जिस तरह से जनता के अधिकारों पर जब भी हमला हुआ वो खुल के बोला, बिना डरे बोला, उस रिश्ते से मैं बार बार कहता हूं कि हाँ वो मेरे भाई की उम्र का है और भाई है। अभी जब 1000 दिन पूरे होने पे, उसकी गिरफ्तारी के 1000 दिन पूरे होने पे मुझसे कहा गया कि मैं एक वीडियो बनाकर जारी करूं उसके पक्ष में, तो मैंने एक बात कही थी कि जिस आदमी को किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए, जिस आदमी के रिसर्च पेपर्स छपने चाहिए, हमारे लिए ये शर्म की बात है कि उसको 1000 दिन से बिना ट्रायल के हम जेल में सड़ा रहे हैं। ये ऐसा लगता है जैसे व्यवस्था उससे बदला लेना चाहती है, सरकार उससे बदला लेना चाहती है। इस वीडियो का पूरा उद्देश्य मेरा इतना ही था कि मैं बिना भय के, बिना या वो किए हुए, बिना लेकिन किंतु परंतु किए हुए, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता था कि उमर खालिद की गिरफ्तारी और उमर खालिद को 1000 दिन से ज्यादा जेल में सड़ाया जाना इस देश के लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बे की तरह है। और कुछ नहीं, मान लीजिए वो अपराधी ही है तो ट्रायल शुरू होना चाहिए था, ट्रायल चलना चाहिए था, ट्रायल समय से खत्म होना चाहिए था। आप तकरीबन 3 साल किसी को जेल में रखते हैं, ट्रायल भी नहीं चलाते हैं। कानून का इससे बड़ा दुरुपयोग क्या हो सकता है? किसी के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है? ये सवाल मैं आप सबके बीच में छोड़कर जा रहा हूं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।